हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं अपना नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम टॉपिक विच इज़ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। लास्ट वीडियो में हम लोग पॉवर्टी से रिलेटेड हम ऑलमोस्ट सारे के सारे कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंसेप्ट है जो आज अपने को पढ़ना है, हमको पढ़ना है इस वीडियो में। तो फटाफट से देर नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, पॉवर्टी इनइक्वालिटी हम अभी नहीं कर रहे हैं। जो पूरा का पूरा आपका सिलेबस में सब हेडिंग गिवन है ना, जब हम यूजीसी नेट का जो भी हम सिलेबस वगैरह जहाँ से भी निकालते हैं तो उसमें आता है पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी कंसेप्ट एंड मेजरमेंट। तो उसी वजह से मैंने जो इसका नेम है बार बार पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी मेंशन किया है। द रीज़न कि अगर आप सर्च करें, कहीं पे भी सर्च करें तो आपको डायरेक्टली ये जो वीडियो है वो मिल जाए आप तक। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा आज वाला टॉपिक पॉवर्टी है। मीनिंग हम लोग क्या है पहले पढ़ चुके हैं पॉवर्टी का, सारे के सारे टॉपिक्स का। अगर नहीं देखा है तो एक बार जाके पहले एक बार उस वीडियो को देख लेना, क्योंकि जो बेसिक जितने भी मीनिंग है ना वो सबके सब हमारे उस वीडियो में गिवन है ऑलरेडी, कि पॉवर्टी क्या होती है, उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होती है, ये बेसिक सारे के सारे हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रोग्राम्स। प्रोग्राम किसके लिए? कोई भी पॉलिसी, कोई भी प्रोग्राम जो बने हुए हैं उस पॉवर्टी को खत्म करने के लिए जो बनाए गए हैं ना प्रोग्राम। देखो, अभी तक हमने पढ़ा था जो ग्रुप्स बने थे, जो वर्किंग ग्रुप बने थे, एक्सपर्ट ग्रुप बने थे, किसके लिए बने थे? वो बने थे पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए। किस लिए? कि अगर कोई पॉवर्टी है उन्हें निकालना था कि कितनी पॉवर्टी है देश में, और उस चीज को एस्टिमेट करने के लिए वो सारे के सारे वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए थे, एक्सपर्ट ग्रुप बनाए गए थे। बट ओवर हियर वी हैव द पॉलिसी एंड प्रोग्राम जो उसको हटाने के लिए बनाए गए हैं, कि पॉवर्टी को अगर हटाना है, उसको कम करना है, उसको रिड्यूस करना है, तो कौन कौन सी चीजों, कौन कौन से तरीके आजमाने पड़ेंगे, लागू करने पड़ेंगे, वो सारे के सारे हमारे इस वीडियो के अंदर हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास में है, देखो हेड पहले पढ़ लेते हैं इसका। हेड हमारे पास में पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स एम्ड एट पॉवर्टी एलिवेशन। एलिवेशन इसका मतलब पता क्या होता है? एलिवेशन का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम को थोड़ा सा कम सेवियर करना। मतलब किसी भी जो कहते हैं ना प्रॉब्लम, जो कोई भी हमारी सिचुएशन होती है, सर्कमस्टांस होते हैं, प्रॉब्लम होती है, वो बहुत ज्यादा सेवियर होती है, तो उसके इम्पैक्ट को कम करना, मेजरली तो ये मतलब होता है। इसीलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई भी पॉलिसी, कोई भी प्रोग्राम, उसका एम क्या होना चाहिए? पॉवर्टी को जितना हो सके उतना रिड्यूस करना, उतना कम करना। ठीक है, तो पहला हमारे पास में है ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। पहला ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, कि ऐसी अप्रोच लेना जो ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से आप उस अप्रोच को हैंडल कर रहे हो। सो बेसिकली इट वाज बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशन। आई एम टेलिंग यू एक्सपेक्टेशन, द ओनली प्रॉब्लम इन एवरी ह्यूमन लाइफ, ओनली प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड, कहते हैं इन एवरीवन्स लाइफ इज एक्सपेक्टेशन। द मोर यू एक्सपेक्ट द मोर यू गेट द डीमोटिवेशन काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, बट अलग बात है, वो एक्सपेक्टेशंस ही तो होती है ना, पूरी हो गई तो बहुत बढ़िया, नहीं पूरी हुई तो अल्टीमेट प्रॉब्लम तो वहीं आती है ना। इसलिए हम बोलते ज्यादा उम्मीदें लगानी नहीं चाहिए, पर उसके बिना काम भी नहीं चलता। तो ये भी उसी तरीके से था। तो बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशन, कौन सी एक्सपेक्टेशन? कि अगर जीडीपी बढ़ेगा, यानी कि इंक्रीज इन जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम विल अल्टीमेटली ट्रिकल डाउन टू पुअर सेक्शन। कि अगर जीडीपी बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली वो पुअर सेक्शन को भी टारगेट करेगा। ठीक है, एंड दिस वाज द मेन फोकस ऑफ प्लानिंग इन 1950s एंड अर्ली 1960s। यही उनका फोकस था मेजर, कि अगर हम उन मेजर चीजों पे काम करेंगे ना तो अल्टीमेटली वो वहां तक तो पहुंच ही जाएगा। बट एज आई सेड, एक्सपेक्टेशंस पूरी हो ना हो वाली गारंटी, तो अल्टीमेटली दे डिडंट वर्कड आउट द वे दे वांटेड इट टू बी। यानी कि ये वो आउटकम प्रोड्यूस नहीं किया, वो डिजायर्ड आउटकम जो है ना वो इसने प्रोड्यूस नहीं किया। सो दिस अप्रोच कुडंट प्रोड्यूस द डिजायर्ड आउटकम। तो एक्सपेक्टेशंस जो है वो पूरी नहीं हुई हैं इसके अंदर। ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच जो हम बोल सकते हैं, तो बेसिकली कोई प्रोग्राम नहीं, ये सिर्फ एक काइंड ऑफ मेंटालिटी आप कह लो, एक काइंड ऑफ अप्रोच इज इन टर्म्स ऑफ कि हम इन चीजों पे काम कर लेते हैं, पॉवर्टी तो ऑटोमेटिकली ही टारगेट हो जाएगी उसके ऊपर, और वो नहीं हुआ उस चीज में। तो ये बस एक वो वाला पॉइंट था हमारे पास में। सो नेक्स्ट वी हैव वर्क जनरेशन थ्रू क्रिएशन ऑफ एडिशनल एसेट। कि काम जनरेट करना है, भाई काम देना है तो काम जनरेट करना पड़ेगा। काम जनरेट करने के लिए हम लोगों ने, या फिर गवर्नमेंट ने, या फिर देश ने, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने कौन कौन से एडिशनल एसेट क्रिएट किए हैं। ठीक है, मतलब लोगों को काम दिलाने के लिए बेसिकली और कौन कौन से अप्रोचेस हैं आपके पास में, आप वो समझो आप। ठीक है, तो पहला हमारे पास में है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट
प्रोग्राम, ये है हमारे पास में जो लॉन्च हुआ था हमारा कब 1980 में, ये हमारा लॉन्च हुआ था। अब ये 1980 में लॉन्च हुआ था किस एम के साथ? ऑब्वियसली बात है, हम इसको बोल सकते हैं इसका जो एम था वो था एंटी पॉवर्टी, विद द एम ऑफ एंटी पॉवर्टी एंड एंटी अनएम्प्लॉयमेंट, दिस वॉज द एम। ये क्यों हुआ था? टू बूस्ट रूरल एम्प्लॉयमेंट, भाई यहाँ नाम में भी मेंशन है ना रूरल एम्प्लॉयमेंट, तो ये प्रोग्राम किस लिए था? टू बूस्ट रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोड्यूस करना किसको? क्रिएटिव असेट को। किस चीज को प्रोड्यूस करना है? क्रिएटिव कम्युनिटी असेट को। भाई किस चीज को प्रोड्यूस करना है? क्रिएटिव कम्युनिटी असेट। अब इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मेजर टारगेट क्या था? रूरल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है? कैसे बढ़ाना है? तो इनका ये था कि असेट को टारगेट करो, कि असेट्स को क्रिएट करो। असेट को क्रिएट करने का मतलब क्या है? भाई आप रोड्स, इरिगेशन, स्कूल्स, फ्यूल्स एंड एनर्जी की सुविधा है वो उपलब्ध कराओ वहाँ पे। तो ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। किसके अंदर आती हैं? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। बेसिकली आप ये कह सकते हो इसने आगे आने वाली अप्रोचेस के लिए ना एक रास्ता खोल दिया। ठीक है, रास्ता क्यों? भाई अगर कोई भी आगे अप्रोच आती है, कोई भी प्रोग्राम आता है, तो एक बेसिक नेसेसिटी होती है हर चीज की। वो बेसिक नेसेसिटी, वो जो की एरियाज होते हैं उनको टारगेट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना, ताकि आगे आने वाले जो भी अप्रोचेस, जो भी लॉन्च होगी आपके पास में, तो वहां पे वो बेहतर तरीके से काम कर सके। तो इन्होंने वो बेसिक की एसेट जो है उन पे टारगेट किया। जैसे मैंने अभी आपको बताया क्या था, रोड्स हमने बात कर लिया, हमने इरिगेशन फैसिलिटी की बात कर लिया, हमने फ्यूल्स एनर्जीज की बात कर ली, हमने स्कूल्स की बात कर लिया। तो ये सारे के सारे इसके अंदर आते हैं हमारे पास। किसके अंदर आते हैं? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के अंदर, जो लॉन्च हुआ था 1980 में। नेक्स्ट वी हैव प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। भाई अब देखो थोड़ा सा इसके नाम में भी आपको समझ आ गया होगा, रोजगार है। भाई सारे के सारे देखो, एक अगर हम सीधी बात बोले तो सारे के सारे ना रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट। अब पॉवर्टी आप ऐसे तो नहीं सोच सकते हम इसको कि रोज रोज घर घर जाके हम खाना देते हैं, ठीक है, रोज रोज घर जाके हम उनको पूछेंगे, हम उनकी लिस्ट बनाएंगे और डेली डेली हम उनको सामान उपलब्ध करवाएंगे। भाई पॉवर्टी की सीधा सीधा मतलब है उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवानी है। तो अगर उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, अगर उनको अर्निंग की, इनकम की सुविधा प्राप्त हो जाएंगी, तो अर्न करके तो ऑब्वियसली बात है वो वैसे ही पॉवर्टी लाइन से बाहर निकल के आ जाएंगे। अब डेली डेली तो उनको पैसा नहीं दे के आया जा सकता ना, कि उनके लिए डेली तो बेस, फिर तो वो काम करेंगे ही नहीं, फिर तो वो बैठ के उसमें बाढ़ में बैठे रहेंगे कि पैसा आएगा, चल तो रहा है अपना। ऐसा नहीं होता है भाई। अपॉर्चुनिटीज उनको वो रिसोर्सेज अवेलेबल कराना जिससे कि वो पैसा कमा सके, उनको वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराना जिससे कि वो अर्निंग कर सकें। तो इसीलिए ये था रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। वहां पे भाई उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाना, इनको उसमें काम में लगाओ, उनको बेच दो, सीधी बात है। ठीक है, अगला हमारे पास में है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, जो लॉन्च हुआ था 1993 में हमारे पास में। अब ये प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना ये किसके लिए था? ये था, हम कह सकते हैं, नहीं कह नहीं सकते एक्चुअली में, किसके लिए था? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए, जो आपका होता है ईयर्स, यानी कि जिसका एज है कितना, 18 से 35 साल के बीच में, जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है, ये उसके लिए ये वाली जो योजना है पर्टिकुलरली वो शुरू की गई थी। इसके अंदर भी रिलैक्सेशन है। कितना रिलैक्सेशन है? 10 सालों का रिलैक्सेशन है, 10 सालों का एज रिलैक्सेशन है, जैसे मैंने 18 से 35 साल के लिए बोला है, यानी कि इसके लिए कौन एलिजिबल है? 18 से 35 साल के जो लोग हैं वो एलिजिबल हैं। बट हाँ, 10 सालों का रिलैक्सेशन है। वो रिलैक्सेशन किसके लिए है? भाई वो SC ST, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ठीक है, एक्स सर्विसमैन हो गए, उसके अलावा आपके हैं वुमेन्स, और लास्टली हम इसमें बोल देंगे फिजिकली हैंडीकैप पर्सन्स, फिजिकली हैंडीकैप पर्सन, फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन हम कह सकते हैं। तो अब एक बार दोबारा रिपीट करूं तो जो ये हमारे पास में प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना है, किसके लिए है? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, जो 18 से 35 साल के लोग हैं, लेकिन 10 सालों का रिलैक्सेशन दिया है, एज रिलैक्सेशन दिया है। किसको दिया है? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को, फिजिकली हैंडीकैप पर्सन्स, विमेन्स और एक सर्विस मैन के लिए जो 10 सालों का रिलैक्सेशन है। आई कुड हैव सेड एक सर्विस पर्सन, बट हाँ विमेन्स को अलग से यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए मैंने एक सर्विस मैन बोला, क्योंकि वुमेन तो वैसे इसमें कवर हो गई हैं। ठीक है, तो ये था। अब ये किस चीज के लिए था? ये था वहां पे उनको पैसे प्रोवाइड, यानी कि उनको लोन देना।
ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, लोन देना। लोन किसके लिए देना? जिससे कि वो अपना खुद का काम कर सकें। जो इसका टारगेट था वो था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट था इसके अंदर। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए उनको लोन प्रोवाइड कराना कि आप मैन्युफैक्चरिंग करो, ट्रेड करो, मतलब सर्विसेज करो, मैन्युफैक्चरिंग करो, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। जॉइंट वेंचर कर सकते हो आप। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, बिजनेस, जॉइंट वेंचर्स, कोई भी अगर आप काम करना चाहते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड आप रहना चाहते हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जो है उसको लोन प्रोवाइड कराना, वो इसके अंदर आता है। जैसे कि अगर हम बोले, अगर आप जॉइंट वेंचर करते हो तो आपको 10 लाख तक का लोन मिलेगा। सर्विस सेक्टर, कोई भी अदर एक्टिविटी करते हो तो 2 लाख तक का लोन मिलेगा। बिजनेस अगर हम बात करें तो आपको 1 लाख तक का लोन मिल जाएगा। तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए लोन प्रोवाइड कराना, वो इसके अंदर आता है हमारा। ठीक है, तो एक बार इन तीनों को रिपीट करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा था? ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। वो क्या था? दिस वाज द एक्सपेक्टेशन कि अगर जीडीपी बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली वो पुअर सेक्शन को भी कवर कर लेगी। बट अल्टीमेटली ऐसा नहीं हुआ, वो आउटकम नहीं मिला जो एक्सपेक्ट किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास में है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम 1980 में लॉन्च हुआ था और उसका मेन एम क्या था? एंटी पॉवर्टी, एंटी अनएम्प्लॉयमेंट, और अल्टीमेटली वो की असट एरियाज को टारगेट करना, यानी कि रोड्स बनवाना और फ्यूल एनर्जी, जो भी सारी इंफ्रा होती है उसके ऊपर काम करना। ठीक है, ताकि वो, और एक रास्ता क्रिएट करना आगे आने वाले जितने भी योजनाएं आती हैं उनके लिए काम करना। और यहाँ पे भी एक वेज एम्प्लॉयमेंट कि लोग इनमें काम करेंगे तो उनको वेजेस मिलेंगे उस चीज़ के लिए। नेक्स्ट वी है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जो 1993 में आई थी। अब ये क्या था? ये था यूथ के लिए। कि कौन से यूथ के लिए? 18 से 35 साल तक के लिए, एजुकेटेड हैं बट अनएम्प्लॉयड हैं। रिलैक्सेशन, 10 सालों का एज रिलैक्सेशन भी मिला है। किसको मिला है? SC ST, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को मिला है, एक सर्विसमैन को मिला है, विमेंस को और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन को। ये क्या था? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम था। जो गवर्नमेंट है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी, यानी कि वो लोन्स देगी। लोन कितना होगा? 1 लाख, 2 लाख और 10 लाख तक का, अगर आप जॉइंट वेंचर तक जाते हैं तो। ठीक है, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सुविधा एक गवर्नमेंट जो है वो लोन दे रही है अगर कोई भी उस काम को करना चाहता है तो इसके अंदर वो आपका जो मेजर एम था वो था। नेक्स्ट हमारे पास में है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। ये कब थी? ये थी 1997 में। लॉन्च कब हुई थी? 1997 में लॉन्च हुई थी। अब इसके नाम से भी बहुत ज़्यादा कुछ क्लियर हो रहा होगा हमारे पास में। शहरी, एक वर्ड यहाँ पे मेंशन है, शहरी। तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, शहरी का मतलब हमारे पास क्या होता है? शहरी का मतलब हमारे पास में है अर्बन। ठीक है, तो स्वर्ण जयंती शहरी, शहरी टारगेट करता है हमारे पास में अर्बन एरिया को। अब अर्बन रूरल, अर्बन रूरल का मतलब क्या? सॉरी, क्या लिख दिया मैंने? सॉरी। हाँ, अर्बन पीपल। ठीक है, जो अर्बन पीपल हैं उनके लिए ये था हमारे पास में। किसके लिए था? अर्बन पुअर पीपल। शहरी रोजगार योजना, सॉरी माय मिस्टेक, अर्बन और रूरल नॉट पॉसिबल, अर्बन पुअर पीपल। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन आई गेट इनटू द टॉपिक तो अंदर कुछ तारे भिड़ जाती है मेरे, वो खराब हो जाता है सर्किट थोड़ा सा, बट कोई बात नहीं। तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो बाद में रीस्ट्रक्चर हुआ और रीनेम आप इसको बोल सकते हो। क्या नाम आया बाद में इसका? DAY, डे क्या होगा? दीन दयाल अंत्योदय योजना। दीन दयाल अंत्योदय योजना, अंत्योदय योजना। ठीक है, NULM। ये क्या है? नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। कब? 2013 में। तो ये रीस्ट्रक्चर हुआ, रीनेम हुआ 2013 में एज दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन इन 2013। 2013 में वो रीस्ट्रक्चर हुआ। क्या रीस्ट्रक्चर हुआ? शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। ये किसको टारगेट किया गया था? शहरी पुअर कैटेगरी है उसको टारगेट करके ये बनाया गया था। इसके अंदर भी वही आता है आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, स्किल सिखाना, यानी कि लोगों को स्किल सिखाना, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देना ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जा सकें। तो उसी को टारगेट करके, बट हाँ दिस वाज पर्टिकुलरली टारगेटेड टुवर्ड्स द अर्बन पुअर कैटेगरी। सेम उसी तरीके से रूरल के लिए भी है, बट यहाँ पे हमने अर्बन वाले को समझा है। अगर कभी हमने पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ हम योजनाओं के ऊपर जब हम बात करेंगे तो हम सारी मेजर जितने भी इंपॉर्टेंट है बोलेंगे। यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिए हैं जस्ट टू क्लैरिफाई
क्योंकि मल्टीपल योजनाज आर देयर, ठीक है, बहुत सारी योजना जो है गवर्नमेंट ने निकाली हैं, बहुत सारे उद्देश्यों के लिए उन्होंने बहुत सारी योजना निकाली हैं, तो इसके अंदर वो सारे के सारे कवर करना नॉट पॉसिबल। तो वी हैव टेकन फ्यू इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट और रिलेटेड टू द पॉवर्टी ओनली, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास में आता है एमजी नरेगा। एमजी नरेगा स्टैंड्स फॉर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। रिपीटिंग अगेन, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, ठीक है। ये क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, एमजी नरेगा। ये क्या है हमारे पास में? ये है 100 दिन के लिए, 100 डेज के लिए काम देना इन अ फाइनेंशियल ईयर, पर फाइनेंशियल ईयर 100 दिन के लिए अनस्किल्ड मैनुअल वर्क देना रूरल हाउस होल्ड्स को, जिसका जो अडल्ट मेंबर है वो वॉलंटियर कर सकता है, वॉलंटियर करेगा, ठीक है। यानी कि सीधी बात है, ऐसे देना। इसमें एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं राइट टू वर्क, ये उसको क्लैरिफाई करता है कि सबको काम करने का अधिकार है। तो ये क्या है? आपकी 100 दिन का एक वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है जो रूरल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए है। तो 100 दिन अनस्किल्ड मैनुअल वर्क है। अनस्किल्ड मैनुअल वर्क का यहाँ पे मतलब है कि इस प्रकार का काम, जैसे देखो रोड्स हो सकते हैं, वाटर कंजर्वेशन हो गया, या फ्लड से बचने के लिए कोई एक्टिविटीज कराए जा रहे हैं, वो सारे के सारे प्रोग्राम इसके अंदर आते हैं, ठीक है। आप कोई सा भी उनसे अनस्किल्ड मैनुअल वर्क का मतलब है आपको किसी भी पर्टिकुलर स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है उस काम को करने के लिए। जैसे मैंने बोला ना, रोड बनवाने हैं, अब उसके लिए क्या स्किल, ठीक है, आप काम में लगा, उनको बेच दो। तो 100 दिन के लिए अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, ये वो प्रोग्राम है जो दिया जाता है, जो राइट टू वर्क इसको टारगेट करता है। किस लिए? और ये पर फाइनेंशियल ईयर है जो आपको मिलेगा। तो रूरल हाउस होल्ड के लिए है, जिसका जो अडल्ट मेंबर है वो वॉलंटियर कर सकता है इसके लिए, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो दिस वाज एमजी नरेगा 2005, हाँ 2005। तो ये हमने लिए हैं कुछ इंपॉर्टेंट, और कुछ हमने लिए हैं, 2 और भी हमारे पास में, बट हमने यहाँ पे कुछ समझाने के लिए कि इस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो वर्क करती है, किसके लिए वर्क करती है? टू एलिवेट पॉवर्टी, टू रिड्यूस पॉवर्टी, टू बूस्ट रूरल एम्प्लॉयमेंट। 2 हमने यहाँ पे अर्बन के ऊपर भी बात की, अर्बन के प्रोग्राम है। तो ऐसा तो नहीं है जब हम पॉवर्टी की बात करते हैं हम सिर्फ रूरल एरिया को टारगेट कर रहे हैं, नहीं, हम इंडिया की पॉवर्टी को टारगेट कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास अर्बन भी है। तो ये बूस्ट किस चीज के लिए है भाई? एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को काम देने के लिए, पॉवर्टी को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। डिफरेंट अप्रोचेस आर देयर स्टार्टेड बाय द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। कुछ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हैं और कुछ में क्या होता है आपके पास में दोनों का होता है। तो ज्यादातर ऐसी ही होती है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो दोनों हैं वो शेयर करती हैं, जितना भी उनके फाइनेंशियल कोटा होता है उसको दोनों के दोनों मिल बांट के जब काम करते हैं वहां पे। तो इस तरीके से जो है वो गवर्नमेंट वर्क करती है टुवर्ड्स पॉवर्टी। So next we have the causes of poverty. Before moving to the causes of poverty ना, we or you need to understand a few things. वो क्या है? देखो गवर्नमेंट ने ना मल्टीपल प्रोग्राम जो हैं वो किए हैं, बट उसके बाद भी ना इट इज़ नॉट मैंडेटरी और इट इज़ नॉट लाइक कंपल्सरी कि जो कैटेगरी है, जिस पुअर कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं ना, वो गुड्स और सर्विस खरीदने के लिए एलिजिबल हों। इट्स नॉट मैंडेटरी कि सबको वो सारी सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध हो जाएं। जितने भी प्रोग्राम बनाए गए हैं किसी ना किसी को वो किसी ना किसी प्रकार से बेनिफिट करे, कोई ना कोई। तो एक बेसिक इम्यूनिटीज हैं जो लोगों तक पहुंचना इज रिक्वायर्ड। तभी हम बोलते हैं कि इवन आफ्टर सो मेनी प्रोग्राम देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ कैटेगरी, देयर मस्ट बी फ्यू कैटेगरीज हु आर नॉट एबल टू बाय द बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सर्वाइवल। तो इसी के लिए ज़रूरी है कि उनको जो एक बेसिक इम्यूनिटीज़ हैं, जो बेसिक सुविधा हैं, जो बेसिक ज़रूरी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड कराई जाएँ। और इसी के लिए जो गवर्नमेंट है वो काम करती ही रहती है। अगर हम कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो जो गवर्नमेंट है, अगर वो उनके फूड और न्यूट्रिशनल लेवल की अगर हम बात करें तो उसके लिए गवर्नमेंट ने उसने मल्टीपल स्कीम्स बनाए हैं। जैसे देखो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, मिड डे मील स्कीम हुआ, पोषण अभियान हो गया और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ये सारे के सारे क्यों हैं? उनके न्यूट्रिशनल लेवल पे वर्क करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये वो बेसिक रिक्वायरमेंट है जो हर एक इंसान को चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए जो सुविधाएं हैं वो कराई गई हैं। ये तो था फूड और न्यूट्रिशनल लेवल। अगर हम हेल्थ की बात करें तो यू ऑल मस्ट हैव हर्ड अबाउट दैट आयुष्मान भारत स्कीम, ठीक है।
मैं नाम यहाँ पे लिख देती हूँ, आयुष्मान भारत स्कीम। ये तो ऑलमोस्ट सबको पता होगा आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में। ये क्या है, जो आयुष्मान भारत स्कीम है ना, दैट इज नेशनल पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस हम कह सकते हैं, ठीक है। ये एक नेशनल लेवल पे है, तो इट्स अ नेशनल पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। ये एक पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम हम कह सकते हैं कि ये फ्री एक्सेस है टू हेल्थ इंश्योरेंस, जो कवर करता है ऑल लो अर्नर्स को, यानी जितने भी लो अर्नर्स हैं जो एक हेल्थ इंश्योरेंस चाहते हैं अपने लिए, या फिर ये कह लो लो अर्नर्स हैं जो बड़ी बड़ी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं ले सकते, एक्सपेंसिव हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं ले सकते हैं, तो उनके लिए एक स्कीम निकाली गई आयुष्मान भारत स्कीम। एक हेल्थ इंश्योरेंस की तरह जो है वो काम करता है। तो ये वो बेसिक ज़रूरी चीज़ें हैं। जब हम बात करते हैं ना पॉवर्टी के बारे में, हमने शुरू में भी बात की थी, जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, खाना पीना है ना, उसमें हेल्थ भी कंसिडर होता है, क्योंकि हेल्थ इंपॉर्टेंट है, हेल्थ एक बेसिक नेसेसिटी है। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे स्कीम, इसके अलावा जो मैंने हेल्थ और न्यूट्रिशनल उसमें बात की थी, उसमें मैंने क्या क्या एग्जांपल लिए थे भाई, मैंने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात की थी, और मैंने मिड डे मील स्कीम की बात की थी, और मैंने क्या बात की थी आपके पास में, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सिस्टम, इसकी बात की थी, पोषण अभियान की बात की थी। तो ये कुछ हमने फूड और न्यूट्रिशनल लेवल की बात की थी। और ये जो आयुष्मान भारत स्कीम है, ये हमने एग्जाम्पल लिया है हेल्थ इंश्योरेंस का, जो फ्री एक्सेस है टू एवरीवन जो लो अर्नर्स है उनके लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाते हैं कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। दो वेरी वेरी सिंपल, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना, तो मैंने हमेशा बोला हुआ है एडवांटेज डिसएडवांटेज तो वहीं से निकल के आ जाते हैं ज़्यादातर चीज़ें जब हम पढ़ते हैं सारे के सारे। तो उसी तरीके से कुछ चीज़ें गिवन है। बस एक छोटा सा पॉइंट है, आप ध्यान में रख सकते हो कि जो कॉजेज हैं उसको कुछ कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया है, जैसे सोशल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, हिस्टोरिकल हो गया, नेचुरल हो गया, ठीक है। तो इकोनॉमिक हमारे पास में क्या होगा, इकोनॉमिक ऑब्वियसली बात है, हम इकोनॉमी से रिलेट करेंगे, इनकम से रिलेट करेंगे, पैसे से रिलेट करो इकोनॉमी को तो सीधा। तो लो इनकम एंड वेजेस, कॉजेज, कारण क्या है पॉवर्टी के। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रिमूविंग द पॉवर्टी, वी आर टॉकिंग अबाउट द रीजन ऑफ द पॉवर्टी। तो क्या है भाई, लो इनकम है, वेजेस हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ है, हम पहले भी बात कर चुके हैं इसके ऊपर। इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो है, ये वही वाली पॉइंट है कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी, बेटर होगी, तो अल्टीमेटली वो पुअर सेक्शन को भी टारगेट करेगी, ये कहीं वही वाला पॉइंट है। सोशल में हमारे पास आ जाता है भाई इलिटरेसी, लोगों के पास में ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। हमने देखा हो जब हम उसकी बात कर रहे थे क्रोनिक पुअर, जब हम टाइप्स ऑफ पॉवर्टी पढ़ रहे थे तो पहला क्रोनिक पुअर ही था। और क्रोनिक पुअर में हमने एक रीजन ये भी पढ़ा था कि उनके पास में प्रॉपर नॉलेज, एजुकेशन नहीं है कि वो जान सके कि उनके बेहतर के लिए उनको क्या करना चाहिए। उनके पास वो है ही नहीं, उनको नॉलेज ही नहीं है इस चीज़ की कि वो उस चीज़ से बाहर कैसे निकलेंगे। तो समहाउ आप उसको भी कह सकते हो कि वो एक रीज़न बन जाता है कहीं ना कहीं पॉवर्टी का। तो इलिटरेसी, लैक ऑफ एजुकेशन जो हम बात कर रहे थे, स्किल नहीं है उस चीज़ के लिए। जेंडर इनइक्वालिटी, ये भी हम देख चुके हैं कि एक रीज़न ये भी होता है हमारे कंट्री में, इंडिया के अंदर, कि जेंडर इनइक्वालिटी इज़ वन ऑफ द रीज़न कि जो कुछ कैटेगरी है वो स्टक है बहुत जगह पे। कास्ट सिस्टम, अगेन अ मेजर कंसर्न इन आवर कंट्री, कास्ट सिस्टम जो हम बात करते हैं, सोशल डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट द नेचुरल वन, नेचुरल तो ऑब्वियसली बात है, नेचुरल आपदा कोई आ जाए, प्राकृतिक आपदा से रिलेटेड है ये, ठीक है। नेचुरल डिजास्टर, फ्लड हो, ड्रॉट हो, कुछ भी हो सकता है हमारे पास, ठीक है। क्लाइमेट चेंज जो अफेक्ट करता है एग्रीकल्चर को, ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट का एग्रीकल्चर पे बिल्कुल डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज उसका अफेक्ट पड़ता है सीधे सीधे एग्रीकल्चर पे। तो इसकी वजह से भी पॉसिबल है, अगर कोई एग्रीकल्चर, कोई भी क्रॉप है, कोई भी खराब हो जाती है, अगर एक सीजन की उनकी क्रॉप खराब होगी तो इमेजिन उनका कितना नुकसान होता है, ठीक है। तो दिस इज द नेचुरल रीजन। हिस्टोरिकल है, और मेजरली हम बोल सकते हैं ये स्पेसिफिकली समहाउ टारगेट करता है डेवलपिंग कंट्रीज को, ठीक है। अब डेवलपिंग कंट्रीज को समहाउ टारगेट करता है तो हम कह सकते हैं कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि जो पहले से ही एक्सप्लॉयटेशन हो चुकी है वहां से वो रिकवरी में ही चले जा रहा है अभी टाइम पीरियड जो है। और उसके बाद बैकवर्ड एग्रीरेरियन, क्या बोलूं, एग्रेरियन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बैकवर्ड मतलब यही है कि वो जो स्ट्रक्चर है, फैसिलिटी है, तरीका है, वो सारा भी बैकवर्ड है। और अगर हमें वक्त के साथ उतनी प्रोग्रेस चाहिए तो फिर हमें वक्त के साथ उन्हीं टेक्नोलॉजी को भी अपनाना पड़ता है, उसके साथ आगे बढ़ के उस तरीके से काम भी करना पड़ता है, क्योंकि भाई बाकी चीज़ें तो नहीं रुक रही है ना, इन्फ्लेशन भी नहीं रुक रहा है, पॉपुलेशन भी नहीं रुक रही है, सब कुछ बढ़ रहा है भाई। तो ऑब्वियस सी बात है फिर हमें हमारी तकनीकें भी बढ़ानी पड़ती हैं उसी के हिसाब से, ठीक है। देखो ये तो था सारा का सारा एक समहाउ एक स्टैटिक डेटा,
स्टैटिक डेटा इन टर्म्स ऑफ भाई ठीक है ना, पॉलिसी आ चुकी 1980 में आ चुकी, 97 में आ चुकी, 93 में आ चुकी, पॉलिसीज 2005 में या उसके बाद भी आई हैं वैसे तो, पर ये वो चीज़ है कि आ चुकी है। तो मतलब ये तो हम कर ही रहे हैं, आप डेटा पढ़ ही रहे हो, पॉवर्टी का मतलब आप पढ़ रहे हो, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का मतलब आप पढ़ रहे हो, आप रीजंस पढ़ रहे हो, आप योजनाएं पढ़ रहे हो, आप सब पढ़ रहे हो। बट देयर इज वन मोर थिंग यू नीड टू रिमेंबर और यू नीड टू स्टडी विच इज़ द करंट अफेयर, आई वुड से, क्योंकि करंट अफेयर एग्जाम के लिए जेन्युइनली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नो मैटर आप पढ़ रहे हो, अच्छी बात है आप पढ़ रहे हो, आप सारा का सारा बुक से डेटा पढ़ रहे हो, सब कुछ पढ़ रहे हो, बट जब भी आप कोई डेटा पढ़ते हो तो मेक श्योर आप प्रीवियस कुछ वक्त का या जो लेटेस्ट डेटा इशू हुआ होता है किसी भी चीज़ का, तो आप उसके जो करंट अफेयर का डेटा है वो एक बारी ज़रूर स्टडी करें, ठीक है। जैसे उसमें एक चीज़ आ जाती है, जो हमारा लास्ट सेंसस हुआ था, जो भी हमारा लास्ट सेंसस था 2011-12, जब हमारा 2011 में जो आया था, ठीक है, तो 2011 का जो हम डेटा निकालते हैं जब, तो 2011 का एक वो तो है, वो एक सेंसस का डेटा हो गया हमारे पास में, वो आपको एक बार पता हो, एटलीस्ट एक बार रीड करने के लिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि जो सर्वे का डेटा होता है ना, तो सेंसस हमारे पास होता है, दो अभी तक नया वाला तो हमारे पास आया नहीं है, ठीक है, वही ये कोविड का सिचुएशन आ गया था, तो 2011 का डेटा ही हमारे पास में, अगर हम सर्वे की बात करें तो एक तो वो डेटा हमारे पास एटलीस्ट एक बार गो थ्रू ज़रूर किया करो, क्योंकि सर्वे वाला डेटा है ना, वो काइंड ऑफ एक स्टैटिक डेटा है, और सर्वे का डेटा जो वो ईयर से चलता आ रहा है, तो हर साल, हर 10 साल में जो सर्वे का डेटा आता था, उसमें जो लेटेस्ट हमारे पास में है वो 2011 वाले डेटा है, तो उसको आपको पढ़ना चाहिए, एटलीस्ट एक बार गो थ्रू करना चाहिए कि उसमें मेजर पॉइंट्स क्या आते हैं हमारे पास। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो एक करंट अफेयर होता है, जो लेटेस्ट इशू होती हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, किसी भी जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड, तो वो एक बार एटलीस्ट पढ़ना ज़रूरी होता है व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सिंपल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।